सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। पूरे चैप्टर में आप पढ़ते किसको हो। आपने कभी स्पंज देखा बेटा अपने घर पे? स्पंज 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 कहां होता है पता है? आपके सोफा सेट पे स्पंज होता है। कभी सोफा सेट फाड़े हो तो उसपे से स्पंज निकलेगा। तो स्पंज की खास बात क्या होती है? अगर आपने स्पंज को, जो स्पंज होता है उसको पानी में डाल दिया सपोज, तो पानी में डालते हो फूल जाता है। कभी देखा होगा आपने, जैसे आप स्पंज को पानी में डालोगे वो फूल जाएगा। तो बेसिकली उसने क्या किया, सारा का सारा पानी अपने अंदर सोख लिया। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। पानी जो है बेसिकली स्पंज के अंदर तक चला गया। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है यहां पर कोई एक सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह से अंदर तक घुल चुका है, यूनिफॉर्मली घुल चुका है, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन हमें इस चैप्टर में एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? एडजॉर्प्शन पढ़ना है। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या है? एक चीज दूसरे चीज में पूरी अच्छी तरीके से अंदर तक घुल जाती है, कहीं भी आपको दिखेगा नहीं, यहां पर यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, हर एक जगह पर आपको स्पंज के अंदर पानी दिखेगा। ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है अगर आप डुबाने के बाद अगर ढूंढोगे तो वहां पर पानी नहीं है। आता है समझ में? सो दैट इज अ बल्क फिनोमिना। आपको सबको समझ में आ गया। लेकिन हमें यहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे तो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल दो, तो आपने घर पे चाय पी होगी, मम्मी ने आपको चाय पिलाई होगी, तो जब आप उसमें बिस्किट आप डुबोते हैं तो वो क्या है? बेसिकली वो एक एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना होता है। गुलाब जामुन के अंदर आपने कभी देखा हो चाशनी, है ना, ये मिट्टी मिट्टी चाशनी। चाशनी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है, पूरे गुलाब जामुन के अंदर तक घुसी होती है। अपन एग्जांपल लेते हैं किसका? चौक का। अगर आपने चौक को पानी के अंदर डुबो दिया तो बेसिकली चौक पूरी तरह से पानी को सोख लेता है, गीला हो जाता है पूरी तरह से, वो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। जैसे कि स्पॉन्ज, स्पॉन्ज एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर सारे एग्जांपल जो बेसिकली ये दे रखे हैं आपको, सारे एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल है। अब मजे की बात देखो, यहां पर जो काम की बात है ना उसके ऊपर चलते हैं। एब्जॉर्प्शन के केस में एक तो अपने अंदर सोखता है और एक अंदर जाके सूख जाता है। सूख जाता मतलब समझते हो? यानी कि यहां पर दो चीजें हैं जो आपस में यहां पर एब्जॉर्प्शन फिनोमिना को कर रही हैं। एक तो है पानी, वाटर, और दूसरा है स्पंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक पानी और दूसरा स्पंज है। तो यहां पर इन दोनों को बोलते क्या है? यहां पर इन दोनों को बोलते क्या है? तो बेसिकली आप लोग देखो, जो सोखता है यानी कि स्पॉन्ज, ये बेसिकली क्या कहलाता है? जो स्पॉन्ज है बेसिकली वो एब्जॉर्बेंट कहलाता है। याद रखना, एब्जॉर्बेंट आता है सॉल्वेंट, याद रखोगे, सॉल्वेंट, जैसे कि एब्जॉर्बेंट। तो स्पॉन्ज को एब्जॉर्बेंट बोलेंगे, लेकिन यह जो पानी है जो खुद उसके अंदर घुस रहा है, बेसिकली उस पानी को क्या बोलते हैं? उस पानी को बोलते हैं एब्जॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेट। तो यहां पर दो टर्म हो गई, एक तो एब्जॉर्बेट, दूसरा एब्जॉर्बेंट। जो बेसिकली एब्जॉर्ब हुआ है वो एब्जॉर्बेट कहलाता है, जो एब्जॉर्ब करेगा वो एब्जॉर्बेंट कहलाता है। सबको समझ में आ गया? इसको आप ऐसे याद रखते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो एब्जॉर्बेट जो होता है वो सॉल्यूट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो हमारे पास सॉल्यूट है। तो बेसिकली स्पॉन्ज क्या हो गया? स्पॉन्ज हमारे लिए सॉल्वेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत अच्छे। तो पूरा चैप्टर ध्यान से करना, मजा आपको तभी आएगा। तो यहां पर स्पॉन्ज हमारे लिए एब्जॉर्बेंट है और पानी हमारे लिए एब्जॉर्बेट है। ध्यान से इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरा सवाल है ये, मुझे आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके जो मास्टर जी हैं, जब आप स्कूल जाते थे, जब एक वक्त था कि आप स्कूल जाते थे तो मास्टर जी आपके क्या करते थे? बोर्ड के ऊपर लिखते थे। तो मेरा सवाल यह है कि जब मास्टर जी बोर्ड के ऊपर चौक से लिख रहे हैं तो क्या वो भी एब्जॉर्प्शन है? ना बेटा ना। क्या वो भी एब्जॉर्प्शन है? नहीं बाबा ना। सबको समझ में आ गया? वो एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो वो क्या है? बेसिकली वो है एडजॉर्प्शन। जरा आप चेक करो, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये है एडजॉर्प्शन। डी लग गया। बेसिकली यहां पर हुआ क्या है? मास्टर जी ने चौक से लिखा, यहां पर बोर्ड के ऊपर जो चौक है वो सिर्फ सरफेस पे चिपका हुआ है, वो सिर्फ सरफेस पे चिपका हुआ है। जब आप इसको साफ करने जाओगे तो वो आसानी से साफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये सिर्फ बाहर बाहर है, अंदर नहीं है, इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन नहीं, इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। बी की जगह क्या लगा देते हैं? बी की जगह हम लोग डी लगा देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सवाल जरा देखिएगा, इसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब सवाल ये कि एडजॉर्प्शन का फिर हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगा? यहां पर एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना होता है जहां पर आपका एड्सॉर्बेट सिर्फ और सिर्फ कहां पर?
एक्यूमुलेट होता है या कहां पर इकट्ठा होता है? सरफेस पे। तो ये एक सरफेस फिनोमिना है। यहां पर ज्यादातर आपको कंसंट्रेशन किधर मिलेगी? यहां पर ज्यादातर कंसंट्रेशन आपको सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर मिलेगी। मतलब ये हो गया कि अगर आपने कोई चीज ली है तो उसके सरफेस पर आपने क्या किया? किसी चीज को चिपका दिया है, अंदर तक नहीं गई है वो चीज। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। सबको समझ में आया? अब सवाल यह है कि एडजॉर्प्शन फिनोमिना होता क्यों है, लेकिन उससे पहले एग्जांपल देख लो। यहां पर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। एडजॉर्प्शन के एग्जांपल कौन से हैं? विल टॉक अबाउट दैट। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस फिनोमिना के एग्जांपल कौन से हैं? तो सबसे पहले है सिलिका जेल। आप कोई भी नई चीज खरीदो, आप कभी बोतल खरीदे हो, अपने पानी की बोतल जो मम्मी खरीदती है उसके अंदर आपको सिलिका जेल मिलती है। वो क्या करता है? वो मॉइस्चर को सोखता है। तो सिलिका जेल क्या है? बेसिकली एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। जैसे कि आपका मास्टर जी का बोर्ड एंड चोक एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। जैसे कि यहां पर देखिए चोक और बोर्ड किसका एग्जांपल है? एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है। अब यहां पर कोई बोले कि कौन एडजॉर्बेट है, कौन एडजॉर्बेंट है, तो बेटा जो सरफेस पे अपने आप को एडजॉर्ब करता है वो एडजॉर्बेट है, और जो बेसिकली एडजॉर्ब कर रहा है वो एडजॉर्बेंट है। मतलब अगर आप ध्यान से समझे तो ये हमारे पास जो बोर्ड है वो तो है एडजॉर्बेंट। बोर्ड हमारे पास एडजॉर्बेंट है क्योंकि ये चोक को अपने अंदर एडजॉर्ब कर रहा है, और चोक क्या हो गया हमारे लिए? दैट इज एडजॉर्बेट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों में फर्क है, टर्म्स आप चेक कर लेना। सो नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू सोल्व दीज थिंग्स। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या होती है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अपन यहां पर बात करते हैं कि भैया यहां पर एडजॉर्प्शन का रीजन क्या है, क्यों होता है एडजॉर्प्शन। सवाल ये हमारे सामने कि हमारा ये जो एडजॉर्प्शन है वो होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन। और इसके ऊपर नीट में सीधा सवाल पूछा गया था। नीट में सवाल था कि भैया एडजॉर्प्शन होता क्यों है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहां पर नीट एडजॉर्प्शन होता क्यों है। तो बेटा होता कुछ क्यों है, जरा आप चेक करो। मैं यहां पर एक कंटेनर लेता हूं और उस कंटेनर में वाटर के मॉलिक्यूल है। अब आप ना वाटर के मॉलिक्यूल दो जगह पे देखो, एक तो बिल्कुल अंदर, ठीक है, और एक यहां पर देखो सरफेस पर। जो बिल्कुल अंदर है वो चारों तरफ से मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। वो चारों तरफ से मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, मतलब वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। जरा आप चेक करो। लेकिन जो आपके पास मॉलिक्यूल, जरा आप चेक करना, जो आपके पास मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है उसके पास बैलेंस फोर्स होता है, वो स्टेबल होता है और उसके पास लेस एनर्जी होती है क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सरफेस के ऊपर है, अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है तो बेटा उसके ऊपर आपको पता है कि तीन ही मॉलिक्यूल अपना फोर्स लगा रहे होंगे क्योंकि उसके ऊपर मॉलिक्यूल है ही नहीं। तो अगर उसके ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है तो यहां पर अनइक्वल फोर्स लग रहे हैं, ये अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि सरफेस का मॉलिक्यूल अपने दाएं से, अपने बाएं से और नीचे से ही मॉलिक्यूल से घिरा होगा। क्या वो ऊपर से घिरा होगा? नहीं। तो यहां पर अनइक्वल फोर्स होते हैं, इसलिए वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के साथ साथ इसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो बेसिकली जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ऊपर से किसी भी चीज को अपने साथ चिपकाने की कोशिश करता है। तो जब वो अपने अपने ऊपर से किसी को चिपकाने की कोशिश करता है उस वे से एडजॉर्प्शन होता है। सबको समझ में आ गया कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है? तो बेसिकली अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सरफेस का मॉलिक्यूल क्या करता है? एडजॉर्प्शन करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब अगर आपको कोई पूछे, नीट में सवाल आ जाए कि बताओ बच्चों एडजॉर्प्शन क्यों होता है, अगर कोई पूछे कि बताओ बच्चों एडजॉर्प्शन क्यों होता है, तो क्या जवाब दोगे? तो वहां पर बोलना इट इज ड्यू टू बैलेंस द अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए एडजॉर्प्शन करता है सरफेस का मॉलिक्यूल। सब लोग कॉपी के अंदर लिखो, मैं दोबारा बोलता हूं, सरफेस का मॉलिक्यूल अनबैलेंस फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए एडजॉर्प्शन करता है, अपने ऊपर किसी ना किसी को सोख लेता है। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं। अब अगला काम क्या है? तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, बेसिकली अब हम यहां पर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बीच में फर्क करेंगे। अब अगला टॉपिक आ गया हमारा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। तो यह सवाल काफी बार पूछा जाता है। तो चलो अब एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन बेटा बल्क फिनोमिना होता है, मतलब यह पूरी तरह से अंदर तक घुल जाता है, बल्क फिनोमिना होता है। लेकिन एडजॉर्प्शन बेसिकली बल्क फिनोमिना नहीं होता,
वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है, सरफेस पर होता है, ये बात याद रखना। दूसरी बात पर आते हैं। सेकंड बात ये है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब जितने भी एड्सॉर्बेट हैं वो पूरी तरह से एब्जॉर्बेंट के अंदर घुल जाते हैं, यूनिफॉर्म होता है। लेकिन एड्सॉर्प्शन पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर आप लोगों को यह दिखेगा फिनोमिना, अंदर तक तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, जबकि ये यूनिफॉर्म होता है। इसके बाद आते हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है बेसिकली, ना तो ये एक्सोथर्मिक होता है ना ही ये एंडोथर्मिक होता है, मतलब यहां पर कोई हीट और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। बेटा लिख लो, काम आएगा ये सवाल, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं। एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, यहां पर जब भी ये फिनोमिना होगा यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब यहां से हीट हमेशा बाहर निकलेगी एड्सॉर्प्शन के टाइम पे, हीट बाहर जाएगी, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, बहुत काम आएगा। यहां पर मजे की बात देखो, यहां पर रेट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि हर जगह पे आपका एब्जॉर्बेट घुस रहा होता है यूनिफॉर्मली। लेकिन अगर आप एड्सॉर्प्शन की बात करो तो बेटा एड्सॉर्प्शन बेसिकली उसकी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती। शुरू में तो बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होगा, लेकिन धीरे 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 करके जैसे जैसे सरफेस पे एरिया कवर होता जाएगा इसकी बेसिकली स्पीड गिरती जाएगी। आ रहा है सबको समझ में, इसकी स्पीड गिरती जाएगी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पर। ये इंडिपेंडेंट होता है, एब्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट होता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, जबकि एड्सॉर्प्शन बिल्कुल सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो सरफेस फिनोमिना ही होता है। आया सबको समझ में। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर मजेदार चीज पर। आपको पता है कि अगर किसी के अंदर एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोहरा हो रहा हो, ध्यान से समझना, अगर किसी के अंदर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हो तो उसको हम लोग जॉर्प्शन कहते हैं। इन दोनों के फिनोमिना के जस्ट जिसके अंदर ये दोनों चीजें हो रही हैं उसको जॉर्प्शन कहते हैं। अब यहां पर जॉर्प्शन का एग्जांपल देता हूं। अगर आपने अपनी मम्मी की कभी चुन्नी डाई करवाई हो, मैं बचपन में जाता था जब मैं छोटा सा था, अपनी मम्मी की चुन्नी अपनी दीदी की चुन्नी को डाई करवाने के लिए देके आता था। तो डाई जो करवाते हैं बेसिकली फैब्रिक को जब भी डाई करवाया जाता है तो वो फिनोमिना एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों होते हैं उसके अंदर। मतलब आपकी जो डाई होती है बेसिकली ना सिर्फ अंदर तक जाती है, सरफेस पर भी चिपक जाती है। इसलिए मम्मी बोलती है ना, जाओ सफेद चुन्नी है, जाओ इसको लाल करवा के लेके आ। कभी किया होगा, पता नहीं तुमने किया है कि नहीं किया, हमने तो बहुत किया है। हम छोटे से बच्चे थे, बोलते थे रेड कलर में करके दो, है ना। आजकल तो चुन्नियां सारी कलर्ड ही होती हैं, लेकिन पहले कलर करवाया जाता था। तो यहां पर जिस भी फिनोमिना, जिस भी आपको केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों दिख रहा है उसको जॉर्प्शन कहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप यहां पर जरा चेक करना, यहां पर अगर आप चाहते हो कि भैया यहां पर एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट से अलग हो जाए, अगर आप ये चाहते हो कि एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट से अलग हो जाए तो वहां पर आप रिमूवल भी पॉसिबल है। सबको समझ में आ गया, इसको डिसॉर्प्शन कहते हैं। मतलब अगर आप एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट से अलग कर दो तो इस फिनोमिना को हम लोग डिसॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन, जब आप एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट से अलग कर देते हो। सबको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे यहां पर एड्सॉर्प्शन कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। फटाफट से खत्म करना है हमें चैप्टर को, ध्यान से आप इसको देखते रहना। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन जरा हम चेक कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन कितने तरह के होते हैं। देखो जरा ध्यान से, अब ये काम की चीज है। डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ नेचर बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के हिसाब से एड्सॉर्प्शन दो तरह का होता है, याद रखना। एड्सॉर्प्शन दो तरह का होता है। पहला होता है यहां पर फिजिडॉप्शन जो कि वीक होता है, फिजिडॉप्शन जो कि वीक होता है। लेकिन एक यहां पर जरा आप चेक करना, एक एड्सॉर्प्शन बड़ा स्ट्रांग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। तो बेसिकली यहां पर दो तरह के एड्सॉर्प्शन होते हैं, एक तो होता है वीक तरह का, एक होता है स्ट्रांग तरह का। तो वीक तरह वाले को बोलते हैं बेसिकली फिजिडॉप्शन, स्ट्रांग तरह वाले को बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोला जाता है वीक वाले को, और इसको बेसिकली हम लोग फिजिडॉप्शन कहते हैं। और स्ट्रांग वाले को केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, जिसको केमिसॉर्प्शन भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई पूछे आपसे कि फिजिडॉप्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है तो वो होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और केमिसॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं वहां पे। कई बच्चे यहां पर है ना, मैंने दो धुरंधर दिखाए लड़ते हुए, भाई साहब की इसकी मसल देखो भाई की, लोगों के जो बाइसेप होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, इस भाई के बाइसेप नीचे लटक रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये फिजिडॉप्शन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये फिजिडॉप्शन है।
और यहां पर ये भाई का ये केमिज ऑप्शन है। तो फिजिज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन दो तरह के एड्सॉर्प्शन होते हैं, एक वीक होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग होता है। सबको समझ में आया? चलिए अब फिजिज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन के बीच में डिफरेंस को जरा चेक करते हैं। अब यहां पर ये काम की चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिज ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन, तो इसको आप अच्छे से चेक करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फिजिज ऑप्शन जो होता है ना, उसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होते हैं? फिजिक्स ऑप्शन में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जबकि केमिज ऑप्शन में आपके केमिकल बॉन्ड बनते हैं यार, इसमें आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। सबको समझ में आ गया? तो वो स्ट्रांग होते हैं। यहां पर रिलेटिवली वीक ये बॉन्ड होते हैं, यहां पर रिलेटिवली स्ट्रांग बॉन्ड बनते हैं। इसके अलावा मजे की बात, क्योंकि यहां पर वीक बॉन्ड बनते हैं तो यहां पर बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी बाहर निकलती है वो बहुत ही कम होती है, जो कि होती है 20 से 40, क्योंकि बॉन्ड ही वीक बना है तो एनर्जी भी कम बाहर निकलेगी। अगर बॉन्ड स्ट्रांग बना है तो वहां पर एनर्जी भी ज्यादा बाहर निकलेगी। तो केमिज ऑप्शन में एनर्जी ज्यादा बाहर निकलती है, फिजिक्स ऑप्शन में एनर्जी कम बाहर निकलती है। और मैं बाहर निकलने का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एड्सॉर्प्शन के अंदर यस डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। यह सबको समझ में आया? यहां पर फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब यह हो गया कि अगर आप एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को अलग अलग करना चाहें तो वह आसानी से अलग हो जाएगा, लेकिन केमिज ऑप्शन के अंदर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट अलग अलग नहीं होते। केमिज ऑप्शन के अंदर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट अलग अलग बिल्कुल भी नहीं होते। तो बेसिकली वो कैसा होता है? वो इरिवर्सिबल होता है। तो यहां पर क्या समझ में आता है? यहां पर फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल होता है, केमिज ऑप्शन इरिवर्सिबल होता है। और मजे की बात देखो, फिजिक्स ऑप्शन बेटा मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर का मतलब यहां पर फिजिक्स ऑप्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस की ऊपर वाली लेयर, अंदर वाली थोड़ी सी अंदर की तरफ लेयर तक भी जा सकता है। वो समझ में आता है? तो ये मल्टी लेयर होता है, एक ऊपर की लेयर और उसके नीचे की लेयर तक वो कवर कर सकता है। लेकिन केमिज ऑप्शन कभी भी मल्टी लेयर नहीं होता, केमिज ऑप्शन मोनो लेयर होता है। और यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर होता है, केमिज ऑप्शन मोनो लेयर होता है। सबको समझ में आया? और क्या डिफरेंस है? फिजिक्स ऑप्शन कभी भी स्पेसिफिक नहीं होता, इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जहां पर होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। केमिज ऑप्शन बिल्कुल स्पेसिफिक है, यहां पर आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मिक्स होने के बाद कैसे केमिकल बॉन्ड और कौन सा नया प्रोडक्ट बना है। तो ये स्पेसिफिक होता है। इसके अलावा और क्या है, जरा ध्यान से आप इसको चेक कर लीजिएगा कि यहां पर मुझे मालूम पड़ेगा कि फिजिक्स ऑप्शन स्पेसिफिक नहीं होता, जबकि केमिज ऑप्शन स्पेसिफिक होता है। यहां पर सारी चीजें फिक्स होती हैं। फिजिक्स ऑप्शन कब होता है? लोअर टेम्परेचर पर होता है ज्यादातर। फिजिक्स ऑप्शन ज्यादातर लोअर टेम्परेचर पर आपको होता हुआ दिखेगा, जबकि केमिज ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो केमिज ऑप्शन आप लोगों को ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पर होता हुआ दिखेगा। लेकिन आप लोग ये याद रखना, जैसे जैसे आप लोग यहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हो इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यानी कि फिजिक्स ऑप्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर घटने लगता है। अगर आपने यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया तो फिजिक्स ऑप्शन घटेगा, लेकिन अगर आपने केमिज ऑप्शन में टेम्परेचर बढ़ाया तो केमिज ऑप्शन बेटा बढ़ेगा। ये मजे की बात है। अरे यार आपको भी पता है केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमिकल रिएक्शन जल्दी होती है, इसका मतलब केमिज ऑप्शन जल्दी होगा। आ गया सबको समझ में? अब हम चलते हैं आगे, एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स ऑप्शन के। तो फिजिक्स ऑप्शन के एग्जांपल क्या है जरा हम उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स ऑप्शन का एग्जांपल है, आपने कभी देखा है जो कोल माइंस में काम करते हैं वहां पर गंदी गंदी गैसें निकलती हैं, तो बेसिकली उन गैसों से बचने के लिए हमको ऐसा हेलमेट दिया जाता है। आप समझ लेना कि अगर हमने अपनी धरती का, अपनी अर्थ का ध्यान नहीं रखा और इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते गया तो एक दिन हमें ऐसे मास्क निकाल के ही बाहर निकलना पड़ेगा। दिल्ली में तो यही हालत है और बहुत सारे शहरों में यही हालत है कि ऐसे ऐसे मास्क उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि एयर में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि हम लोग उसी पोल्यूशन से बीमार हो जाएंगे, हमारे फेफड़े खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे गंदे गंदे मास्क हम लोगों को इन फ्यूचर पहनने पड़ेंगे और आपको इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी मिल जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि भैया फिजिक्स ऑप्शन का एग्जाम्पल आपको सामने दिया हुआ है, यहां पर एड्सॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस ऑन चारकोल। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो मास्क के अंदर ये जो जगह है, ये जो जगह है बेसिकली वहां पर ऐसे फिल्टर लगे होते हैं, इन फिल्टर के अंदर चारकोल भरा होता है और ये चारकोल क्या करता है, गंदी गंदी गैसेस को जो हमारे लिए खराब हैं उनको एड्सॉर्ब कर लेता है। तो उसको हम लोग फिजिक्स ऑप्शन कहते हैं। सबको समझ में आया? दूसरा यहां पर क्या एग्जांपल है, यस एड्सॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड टू एड्सॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इन द सॉल्यूशन ऑफ चारकोल। चारकोल जब भी एसिडिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो फिजिक्स ऑप्शन का एग्जांपल होता है, वहां पर आप उसको अलग भी कर सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट केमिज ऑप्शन? बेटा केमिज ऑप्शन का एग्जांपल क्या है? केमिज ऑप्शन में केमिकल रिएक्शन होंगी, जैसे कि ऑक्सीजन ऑन सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। आपने लीचिंग पढ़ी थी, लीचिंग फिनोमिना का एग्जांपल ही दे रहा है ये।
सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन बेसिकली वो केमिसॉर्प्शन होता है। जैसे कि हाइड्रोजन जब भी निकल के साथ जाती है तो वो केमिसॉर्प्शन का एग्जांपल होता है। आप जब भी हाइड्रोजनेशन कराते हो तो वो हाइड्रोजन निकल के सरफेस पर चिपक जाती है, वो केमिसॉर्प्शन होता है। और एक मजे की बात बताता हूं, व्हेन एटॉमिक ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रेफाइट, आपको बता देता हूं कि अगर आपने ग्रेफाइट लिया और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल है, केमिसॉर्प्शन का। मजे की बात यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर बनेगी। अब अगर इसको अलग करना चाहोगे तो यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन अलग नहीं होगा, यहां पर आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड ही बाहर निकलते दिखेगी। समझ में आ गया? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिसॉर्प्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड को आप अलग नहीं कर पाओगे, मतलब यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाओगे क्योंकि केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि भैया कितने फैक्टर है जो कि एडसॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो यहां पर एडसॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर की तरफ चलते हैं। पहला फैक्टर है यस नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, दूसरा है नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है प्रेशर। तो चार फैक्टर है जो कि यहां पर मेन है। ये चार फैक्टर है जो कि एडसॉर्प्शन फिनोमिना को क्या करते हैं, स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं। मतलब एडसॉर्प्शन फिनोमिना कम होगा या ज्यादा, ये किस पे डिपेंड करेगा, एडसॉर्बेट पे, एडसॉर्बेंट पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, और यहां से आपकी फ्रूडलिच की आइसोथर्म भी आएगी। इसलिए आप लोग ध्यान से देखना, सबसे पहले यहां पर बात हम करेंगे नेचर ऑफ एडसॉर्बेट पर, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट पर। तो यहां पर आपको एक मजेदार बात बताता हूं, एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। सबको पता है कि ये सरफेस फिनोमिना है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर केमिकल रिएक्शन को आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोयले को भी जलाना चाहते हो तो आप कोशिश करते हो कि आप उसको किस में ले जाओ, आप उसको पाउडर फॉर्म में लेके जाओ। आपके घर में कभी मिठाइयां बनती होंगी, आपके घर में गुड़ आता होगा, तो गुड़ को पहले क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। और मम्मी आपको बोलती है कि पहले गुड़ को जो मेल्ट करना है उस गुड़ के टुकड़े करो। आप गुड़ के टुकड़े करोगे तो कम एनर्जी में वो मेल्ट हो जाएगा। आपने बहुत बार एक काम करके देखा होगा। तो जो चीज पाउडर फॉर्म में होती है, अब पाउडर फॉर्म में क्या हुआ, जब भी कि ये देखो ये एक बड़ा सा टुकड़ा था, अब इसका सरफेस एरिया अगर कोई आके चिपकेगा तो यही सरफेस एरिया है इसका। लेकिन अगर आपने इसको छोटे छोटे दानों में बदल दिया तो बेसिकली अंदर वाले जो यहां पर दाना था जो कि बाहर से अनभिज्ञ था, बाहर वाली कोई भी चीज आके इस अंदर वाले दाने को छू नहीं सकती थी, अब ये अलग हो गया। अब अंदर वाले दाने तक भी वो चीज पहुंच जाएगी तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इससे केमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है केमिकल रिएक्शन उतनी ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग ज्यादातर इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मली इसको डिवाइड करते हैं पाउडर फॉर्म के अंदर, जहां से एडसॉर्प्शन फिनोमिना बढ़ जाए। दूसरा होता है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ऐसी गैसेस बड़ी आसानी से एडसॉर्ब हो जाती हैं जिनका लिक्विफिकेशन आसान होता है। अब लिक्विफिकेशन आसान किसका होता है, याद करो आप लोग, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है। अगर आप लिक्विफिकेशन जिसका आसान चाहते हो, ऐसी गैस कौन सी पहचानोगे जिसका लिक्विफिकेशन आसान होता है, वो गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका लिक्विफिकेशन आसान होता है। यहां पर लिखा है हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस मोर विल बी द लिक्विफिकेशन, मोर विल बी द एडसॉर्प्शन। प्लीज आप लिखो, काम आएगा। जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उस गैस को एडसॉर्ब करना आसान होता है। ये बहुत बच्चों को पता नहीं है। याद रखना, यहां पर चैंपियन वही है जो पूरे चैप्टर को करेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका एडसॉर्प्शन आसान होता है। चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैं पहले वाले डब्बे में आप लोग गैसेस दिखा रहा हूं, दूसरे वाले डब्बे में क्रिटिकल टेम्परेचर दिखा रहा हूं। तो गैसेस को जरा चेक करो। मैंने पहली गैस ली SO2, दूसरी गैस ली अमोनिया, तीसरी ली CO2, चौथी ली यहां पर मीथेन गैस, पांचवी ली कार्बन मोनोऑक्साइड, छठी ली मैंने नाइट्रोजन, सातवीं ली हाइड्रोजन। चलो मैं अब आपको क्या करूंगा, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर दिखाता हूं। तो जरा आप इसको चेक करना, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। इनके क्रिटिकल टेम्परेचर जरा चेक करो। इनके क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए, रट्टा नहीं मारना आपको, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 430, 406, 304, 190, 134, 126 और 33। अब मैं अगर आपसे पूछूं, जरा आप चेक करना किसमें एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं ऊपर से यहां तक क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली घट रहा है तो एडसॉर्प्शन भी घटेगा। तो अगर मैं आप लोगों को सीधे सीधे एग्जांपल दूं तो मतलब यह निकलता है इसका कि यहां पर सबसे ज्यादा एडसॉर्प्शन किसकी होगी, सबसे ज्यादा एडसॉर्प्शन यहां पर SO2 की होगी। और सेकंड नंबर पे किसकी होगी, सेकंड नंबर पे यहां पर अमोनिया की होगी। थर्ड नंबर पे किसकी होगी, थर्ड नंबर पे यहां पर CO2 की होगी। तो यहां पर इस तरह से एडसॉर्प्शन होगी।
और सबसे कम एड्सॉर्प्शन किसकी होगी? जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना। यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो इनकी एड्सॉर्प्शन कम होगी। और ये 11th क्लास का फिनोमिना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात है। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। चल रहा है? सब लोगों को सुनाई दे रहा है? टेक्निकल टीम प्लीज मुझे बताओ एक बार, सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अब देखो चौथा यहां पर फिनोमिना क्या है? चौथा फिनोमिना है टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सबको पता है यार, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बेसिकली मॉलिक्यूल तो दूर भागेगा ना, एड्सॉर्ब क्यों होगा? समझ में आ गया? तो बेसिकली आपको याद रखना है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन फिनोमिना में टेम्परेचर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। सबको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। इन दैट केस अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो एड्सॉर्प्शन कम होने लगेगा। ये याद रखो, अगर आप एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन करना चाहते हैं तो डेल्टा एच का वैल्यू बेसिकली क्या होता है? पॉजिटिव। ये तो सबको पता है। तो बेसिकली अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? डिसॉर्प्शन। और टेम्परेचर को कम किया तो क्या होगा? एड्सॉर्प्शन। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। दैट मस्ट बी मोर क्लियर कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन बेसिकली घटने लगेगा, डिसॉर्प्शन बढ़ने लगेगा। कारण क्या है उसका? यार सरफेस पर अगर कोई मॉलिक्यूल आके अपने आप को एड्सॉर्ब करवाना चाहता है और मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बेसिकली क्या होगा? ये वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। आ रहा है समझ में? सो दिस इज द रीजन व्हाई यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन की वैल्यू घटने लगती है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं आप लोगों को ग्राफिकली समझाता हूं इस चीज को, जरा आप देखना। यहां पर है ना, आप लोगों को ग्राफिकली मैं समझाता हूं। यहां पर मैंने ग्राफ बनाया है और यहां पर ग्राफिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जरा आप चेक करना। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, यहां पर आपका बेसिकली एड्सॉर्प्शन कम होते जा रहा है। किसका एड्सॉर्प्शन कम होते जा रहा है? यहां पर नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन आपका कम होते जा रहा है। जरा आप चेक करो, जैसे 193 केल्विन टेम्परेचर था, एड्सॉर्प्शन ज्यादा था। जैसे ही 247 किया, एड्सॉर्प्शन कम हो गया बेसिकली। और जैसे ही 273 के, एड्सॉर्प्शन और कम हो गया। तो बेसिकली यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, एड्सॉर्प्शन का वॉल्यूम घटते रहता है, घटने लगता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ना, दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट।